Hello everyone, welcome back to the class. Dear friends, we have been discussing chapter 3 class 7 history and the chapter is the Delhi Sultans, जिसमें कि हम दिल्ली सुल्तान्स के बारे में बात की कि कैसे दिल्ली सुल्तान की शुरुआत हुआ, कौन इसमें पहले रूल किया और उसके बाद कैसे दिल्ली एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिटी होने लगा। उसके बाद देखें कि कैसे सुल्तान्स लोग का जो राजत्व शुरू होने लगा, कैसे सुल्तान लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में स्थापन करना शुरू कर दिए और that one day became Delhi a very famous city and a center of commerce and center of administration हो गया। तो इसमें हम आगे देखेंगे कि कैसे ये जो दिल्ली जो एक पहले क्या हुआ करता था, एक गैरिशन टाउन हुआ करता था, यानी कि जो जहाँ के सोल्जर्स लोग रहते हैं, ए फोर्टिफाइड टाउन विच आर स्टेड बाय ऑल द सोल्जर्स, ओके, जिसमें कि उसका वेपन्स रहता है, वो सिटी रहता है, उनके अंदर उनके मार्केट रहता है, सारे चीज़ गैरिशन टाउन के अंदर रहता है। तो ये जो गैरिशन टाउन शुरुआत में जो बना था दिल्ली के अंदर और दिल्ली के बाहर भी जो गैरिशन टाउन था दिल्ली एम्पायर के अंदर, वो कैसे एक अंपायर में टर्न हुआ, यानी कैसे एक अंपायर में वो बन गया, हम उसके बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। और ओके, तो चलिए देखते हैं क्लास। ये सारे हम डिस्कस किए थे कि ऐसे पृथ्वीराज चौहान, तोमर डायनेस्टीज, ओके, कि क्या क्या सोर्सेस है जो कि हमें दिल्ली सुल्तानेट के बारे में बताता है, यानी कि सुल्तान्स लोगों के रूल्स के बारे में बताता है। ओके, इसमें क्या ड्रॉबैक्स होता है जो कि हमें सारे हिस्ट्री को ऐसे ही बिलीव नहीं करते। ओके, इसके बाद में कुछ ये दिखाया था कैसे डिफरेंट सोर्सेस दैट आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू नो द हिस्ट्री, राजा सुल्तान्स के बारे में दिखे थे। तो आज हम अभी देखेंगे कि कैसे गैरिशन टाउन टू एम्पायर, फ्रॉम गैरिशन टाउन्स टू एम्पायर, ओके, द एक्सपांसन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट के बारे में हम चर्चा करेंगे इस लेसन में। कि देखिए दोस्तों, ये जो दिल्ली 13th सेंचुरी तक क्या हो रहा था ना, ये जो शुरुआत हुआ, यानी कि 13th सेंचुरी, एट द बिगनिंग ऑफ 13th सेंचुरी 1206 में जब दिल्ली में सुल्तानेट हुआ, तो दिल्ली वाज कन्फाइंड टू द एरियाज ऑफ दिल्ली एंड फ्यू गैरिशन टाउन्स। तो दिल्ली शुरुआत में क्या हुआ, दिल्ली के एरिया और इसके आसपास 2-4 गैरिशन टाउन को लेके ये क्या बना था ना, एम्पायर बना था, जिसके अंदर जिसके ऊपर दिल्ली का उतना भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं था। ओके, so in the early 13th century, control of Delhi Sultan rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrison. ओके, तो ये जो गैरिशन टाउन के अंदर ही ये कन्फाइंड रहता था, जो कि गैरिशन टाउन, जैसे कि गैरिशन टाउन का मतलब ए टाउन विच इज फोर्टिफाइड एंड आर बीइंग स्टेड बाय द मिलिट्री पीपल और द सोल्जर्स। उसमें उनके वेपन्स रहता है, उनके सिटी मार्केट एवरीथिंग, ऑल द पीपल स्टे टुगेदर, ये फोर्टिफाइड होता है। ओके, the city or any particular place is surrounded by wall on its port side in order to protect themselves from the enemy। तो ये एनिमी की प्रोटेक्ट होने के लिए ये वॉल्स रहता है, जिसको फोर्टिफाइड टाउन कहा जाता है, यानी कि फोर्टिफिकेशन कहा जाता है। तो क्या हुआ, दिल्ली शुरुआत में 13th सेंचुरी में सिर्फ उसके गैरिशन टाउन के अंदर था। सुल्तान सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज, हिंटरलैंड ऑफ द सिटी, यानी कि हिंटरलैंड का मतलब जो नेबरिंग एरियाज है, आसपास के एरिया, जो दिल्ली के जो आसपास के एरिया के ऊपर इनके कंट्रोल नहीं था। ये अगर सब माना जाए कि ये दिल्ली है, तो इसके आसपास के एरिया में यानी कि एम्पायर के इतना कंट्रोल नहीं था, सुल्तान के इतना कंट्रोल नहीं था। तो ये जो दिल्ली एम्पायर था, उनको ज़्यादातर कि किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, आइदर उनको ट्रेड करना पड़ता था या किसी चीज़ ट्रिब्यूट के ऊपर डिपेंड करता था। ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, जो प्रेजेंटेशन होता है, कुछ गिफ्ट होता है, वो आसपास के लोग दिल्ली सुल्तान को डर के कभी कभी देते थे। क्या देते थे, कुछ गिफ्ट देते थे, उनके कुछ ओके, अनाज हो या कुछ मिलिट्री हो या पैसा हो, उसी टाइम का जो भी चीज़ होता था वो ट्रिब्यूट के हिसाब से दिया जाता था, कोई कोई डर डर के देते थे। और कभी कभी ज़्यादा अगर फूड का सप्लाई का शॉर्टेज होगा या और भी किसी चीज़ का ज़रूरत होगा, तो सुल्तान को बार बार अटैक करना पड़ता था आसपास के एरिया, एंड दे प्लॉन्डरिंग दोज एरियाज, ओके, दे वर लूटिंग, यानी कि लूटिंग एंड प्लॉन्डरिंग दोज एरियाज, ज़्यादातर के लूट तराज करके वो उनका ये चलाते थे।
ओके, सो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल द गैरिसन टाउन फ्रॉम दिल्ली। तो और भी जो दिल्ली के जो एरिया में जो ये सपोज ये मान लीजिए कि ये अपने इंडिया होगा, तो ये दिल्ली था। दिल्ली के इधर भी एक तो गैरिसन टाउन हुआ करता था, इधर एक तो गैरिसन टाउन होता था, इधर एक तो गैरिसन टाउन होता था। उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे गैरिसन टाउन होता था। तो ये जो एरिया था इसके ऊपर इधर एम्पायर का उसके ऊपर उतना ज़्यादा पकड़ नहीं रहता था, उतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता था। सो इट वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओके, सो रिबेलियन, वॉर एंड इवन बैड वेदर कॉज डिस्कनेक्शन ऑफ दी फ्रैगाइल कम्युनिकेशन रूट्स। तो इसमें एक गैरिसन टाउन से दूसरा गैरिसन टाउन में उनको राजा को बहुत प्रॉब्लम होता था, क्योंकि ये जो बीच का हिस्सा ये राजा का नहीं होता था, यानी कि सुल्तान का नहीं होता था। उनको एक गैरिसन टाउन से दूसरे गैरिसन टाउन जाने में उनको बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि वो जगह उनके नहीं था। ये हिंटरलैंड है, इसको क्या कहा जाएगा, ये जो हिंटरलैंड है, ये हिंटरलैंड के ऊपर जो द एडजेसेंट एरिया, ओके, क्लोज टू द एम्पायर इज कॉल्ड हिंटरलैंड एरिया, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं था, तो उनको बहुत दिक्कत होता था। दिल्ली अथॉरिटी चैलेंज बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान एंड बाय गवर्नर्स हु रिबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान वीकनेस। इसके साथ साथ दिल्ली को बाहर से भी अटैक हो रहा था, जैसे कि मंगोल है, ओके, जो कि एक ट्राइबल होते थे, यानी कि जो मंगोलिया यानी कि चीन के जो पास है उस उधर से मंगोल ट्राइब आए थे, जो कि भारत को बार बार यानी कि दिल्ली को बार बार अटैक करने का सोचते थे। तो दिस वाज ए काइंड ऑफ फियर फॉर द दिल्ली सुल्तान्स। ओके, सुल्तान के लिए बहुत भयानक सिचुएशन था। उसके बाद सुल्तान बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस। तो इसको बेयरली सर्वाइव दिस चैलेंजेस, कंसोलिडेशन अकॉर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन एंड फर्दर एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये ज़्यादा दिन नहीं रहा, इसके ऊपर बहुत सारे जो सुल्तान आने लगे, वो लोग इसको कंट्रोल करना शुरू कर दिए। सुल्तान लोग उसके ऊपर ना कंसोलिडेट करना शुरू कर दिए, उसको एकत्रित करना, ओके, एकत्रीकरण करना यानी कि दृढ़ीकरण करना। क्या करना है, इनको कंट्रोल करना होता था। ओके, तो ये काम ये करना शुरू कर दिए, जैसे कि गियासुद्दीन जो कि स्लेब डायनेस्टी के राजा थे, एक बहुत पावरफुल सुल्तान थे। उसके साथ साथ आपके अलाउद्दीन खालजी थे, खालजी डायनेस्टी के, ही वाज आल्सो इक्वल वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इन कंसोलिडेटिंग द दिल्ली एम्पायर। ओके, मोहम्मद बिन तुगलक, ये लोग बहुत सारे जो कंसोलिडेशन का काम शुरुआत में करना शुरू कर दिए। तो बाद में हम देखते हैं और क्या, जैसे कि मैं बच्चों आप लोग को ये दिखा सकता हूँ, ये देखिए आप इधर देख सकते हैं। सपोज ये आपका ये इधर दिल्ली रहा, तो इधर एक तो गैरिसन टाउन होता था, इधर एक तो सिंध एरिया में एक तो गैरिसन टाउन होता था। तो ये जो बीच का हिस्सा, इसमें आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि मैं अब पहले भी ड्रॉ किया था, ये गैरिसन टाउन होता था। तो ये जो हिंटरलैंड है, इसको पहले कब्जा करना ये लोग शुरुआत कर दिए, जैसे गियासुद्दीन बलबन है, ताकि इस एरिया भी उनके हो जाए, इस एरिया भी इसके हो जाए। तो ये बीच का हिस्सा ये लोग अटैक करना शुरू कर दिए, ताकि उनके एम्पायर ऐसे बने रहे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये भारत है, ये मैं थोड़ा ये बड़ा कर दिया हूँ, ये जो हिस्सा है ये सारे इनका ये दिल्ली एम्पायर बन गया। ये दिल्ली एम्पायर शुरुआत में ये से रहा। ओके, पहले ये दिल्ली था इसमें, है ना, तो ये धीरे धीरे इसको एक्सटेंड करना शुरू किया, जैसे कि बंगाल में उनके एक गैरिसन टाउन था, सिंध में एक ठो गैरिसन टाउन था। ओके, तो हिंटरलैंड पहले कब्जा की। मैं एक पिक्चर कलेक्ट किया था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, जो एक्सपांसन के टाइम का ये है, आप देख सकते हैं। ओके, तो कंसोलिडेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि साम्राज्य का दृढ़ीकरण करना, एक्सपांसन तो नहीं, जो है उसको सही करके रखना, ये था इनके कंसेप्ट। पहले जो स्टेप था वो क्या किए ना, ये लोग कंसोलिडेशन करना शुरुआत में कोशिश कर दिए। द फास्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर, मैं जैसे बताया इंटरनल फ्रंटियर ऑफ सुल्तानेट, एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन, जैसे कि बीच बीच का हिस्सा को ये लोग जोड़ना शुरू कर दिए। तो कैंपेन्स में और क्या होता था, कैंपेन्स इन्वॉल्व्ड द फॉरेस्ट बीइंग क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाप एंड एक्सपल्सन ऑफ हंटर गैदरर्स एंड पेस्टरलिस्ट फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो शुरुआत में ये लोग क्या कर दिए बच्चों, जो गंगा यमुना द्वाप था, गंगा और यमुना के जो बीच का हिस्सा, जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, ये सॉरी इसमें आप देख सकते हैं जिसमें कि ये द्वाप है। द्वाप का मतलब लैंड बिटवीन द टू रिवर। ओके, द्वाप यानी कि द्वाप का मतलब दो, आप का मतलब वाटर होता है, द्वाप मतलब लैंड होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
लैंड और आपका मतलब वाटर होता है। लैंड बिटवीन टू रिवर को क्या बोलते हैं, दोआब कहा जाता है। तो ये क्या किए, ये बीच बीच का हिस्सा को ये लोग जोड़ना शुरू कर दिए। जैसे कि बंगाल आना है तो इस एरिया को ये शुरू कर दिए, इसमें जो फॉरेस्ट था उसको क्लियर करवाए। ओके, तो ये डिफरेंट स्टेप्स लेते, क्या क्या स्टेप लेते। और उसके साथ एक्सपल्सन ऑफ हंटर गैदरर्स, जो हंटर गैदरर थे उनको निकाल दिया गया, पेस्टोरलिस्ट था उनको निकाल दिया गया। और उसके बाद क्या किए, जो लैंड्स था, लैंड्स वर गिवन टू द पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर एनकरेज्ड। पीजेंट्स लोगों को वो ज़मीन छीन के दे दिए ताकि एग्रीकल्चर बढ़ेगा। एग्रीकल्चर बढ़ने से क्या हुआ, दे विल रेज देयर रेवेन्यू फ्रॉम दी फार्मर्स। फार्मर से वो लोग रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिए न। उसके साथ साथ न्यू फोर्ट्रेसेस, गैरिशन टाउन्स वर एस्टेब्लिश टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, टू प्रमोट द रीजनल ट्रेड। ये सारे बहुत स्टेप्स उठाए गए। इसमें किसी को अटैक ज़्यादा नहीं किया गया, सिर्फ बीच बीच का जो हिस्सा रहता था एक गैरिशन टाउन से दूसरा गैरिशन टाउन, उसको जोड़ना काम कर दिए थे। जैसे कि बच्चों, ये मैं आपका कुछ वर्ड्स लेके आया हूँ जिससे आप समझ में आ जाएगा। जैसे कि हिंटरलैंड है, ये लैंड एडजेसेंट टू ए सिटी और फोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज इन नॉन एज हिंटरलैंड। यानी कि साम्राज्य की जो आसपास का एरिया को हिंटरलैंड कहा जाता है। ओके, गैरिशन का मतलब ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, विद सोल्जर इज नॉन एज ए गैरिशन टाउन। उसके अंदर उनके बहुत सारी चीज़ें रहता है, सोल्जर्स रहते हैं, उनके वेपन्स रहता है, मार्केट भी रहता है, बहुत सारी चीज़ रहता है, उनकी जो मिनिमम फैसिलिटी रहता है। और सारे और फोर्टिफाइड होता है ताकि इनमें उसके अंदर घुस नहीं पाएंगे। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर, तो पहले इंटरनल फ्रंटियर जोड़ना शुरू कर दिए जो कि आसपास के एरिया। इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर रेफर्स टू द एरिया इंक्लूडेड इन द सुल्तानेट एज वेल एज द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिशन टाउन्स। तो इंटरनल एरिया उस जगह को कहा जाता था जो कि हिंटरलैंड के साथ साथ जो आसपास के जो छोटे छोटे एरिया जो एम्पायर के अंदर था उसको जोड़ने का काम कर दिए। एक्सटीरियर फ्रंटियर का मतलब जो कि साम्राज्य के अंदर नहीं था, जो कि एम्पायर के अंदर नहीं था, फिर भी वो अटैक करके ना जोड़ाना शुरू कर दी थी। ओके, एक्सटीरियर फ्रंटियर्स रेफर्स टू द टेरिटोरीज व्हिच वर नॉट कंक्वर्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये जो अगर ये सपोज ये है ना, तो ये दिल्ली के साथ साथ ये जगह ये लोग अटैक करना शुरू कर दी। इस जगह में उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया। अगर बंगाल जाना है तो बंगाल के एरिया ये लोग ये इस जगह ये क्लियर करना शुरू कर दिए। ऐसे करके वो लोग उनका बनाना शुरू कर दिए एम्पायर। बाद में इस एरिया जब स्ट्रॉन्ग हो गया, इस एरिया उनके अंदर आ गया, तो इधर एक्सटीरियर एरिया को भी ये लोग अटैक करना शुरू कर दिए। मैप में मैं आपको दिखाऊँगा बाद में। तो ये आपको समझ में आ गया। ओके, समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी डाउट है आप इधर बता दीजिएगा ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँगा। ओके, अगर क्लास अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कर देना और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग मिलजुल के पढ़ेंगे। तो देखते हैं, इसमें ये है आपके दिल्ली सुल्तानेट। जैसे कि ये है दिल्ली, सपोज मान लीजिए, जैसे मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, ऐसे एरिया को ये लोग कैप्चर करना शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्सपांसन ऑफ एम्पायर ना, एम्पायर का एक्सपांसन कैसे किए ना। सेकेंडली मैंने ये लोग क्या किए, एक्सटर्नल एरिया को अटैक करना शुरू कर दिए, एक्सटीरियर एरिया को शुरू कर दिए था। एक्सट्रीम में ये कट गया है। तो मिलिट्री एक्सपेडिशन करना बहुत ज़रूरी था। मिलिट्री एक्सपेडिशन का मतलब क्या है ना, एक्सपांसन कैसे होगा, हम पहले क्या किए होंगे, उनके जो कंसोलिडेशन हो गया वो चुपचाप एंजॉय किए होंगे क्या सो के, नहीं। The sultans were often very ambitious in their life. They wanted to expand their territory. They wanted to conquer the entire country of India. भारत के सारा वो रूल बिठाना चाहते थे, सारे जगह में रूल करना चाहते थे। वो मौज मस्ती में नहीं रह गए, यानी कि वो कंसोलिडेशन होने के बाद एम्पायर के बाद वो कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं, बहुत काम किए थे। ओके, तो इसमें देखिए कैसे कैसे वो टेरिटोरी का एक्सपांसन हुआ, यानी कि दिल्ली सुल्तानेट कैसे दिल्ली से बाहर होके भारत के डिफरेंट एरिया में फैलने लगा, उसके बारे में हम देखेंगे। सेकेंड एक्सपांसन ऑकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, जो कि दिल्ली के बाहर वाला हिस्सा में वो अटैक करना शुरू कर दिए। मैं मैप में दिखाऊंगा आपको। मिलिट्री एक्सपेडिशन इनटू द southern India started during the reign of Alauddin Khalji and culminated with मोहम्मद तुगलक। शुरुआत कौन के थे, ज़्यादातर के अलाउद्दीन खालजी के थे। जैसे कि आप जो मूवी आप देख सकते हैं, जो पद्मावत मूवी था,
उसमें हम देख सकते हैं कि कितना वो अटैक किए थे डिफरेंट एरिया में, कैसे अटैक करते थे। ओके, जैसे कि वो यानी कि राजस्थान के जो राजपूत डायनेस्टी के ऊपर अटैक किए थे जो, ओके, वो तो फिल्म स्टोरी है, वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दिया गया है, उसका ट्रूसिटी कितना है वो पता नहीं, लेकिन वो अटैक किए थे उनके टेरिटोरियल एक्सपांसन के लिए। पद्मावती का जो स्टोरी है दैट मे बी समथिंग डिफरेंट, ओके, दैट डिफर्स अमंग द डिफरेंट हिस्टोरियंस। ये स्टोरी भी कहा जाता है और कभी कभी हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो ये एम्बिशियस थी और ज़्यादातर कि दिल्ली का एम्पायर्स बढ़ाना चाहते थे। कौन? अलाउद्दीन खालजी। उसके बाद और एक ठो रूलर थे कि मोहम्मद बिन तुगलक, वो बहुत बड़ा करा दिए थे, यानी कि एम्पायर बहुत विस्तृत हो गया था, कल्मिनेटेड हो गया, यानी कि अल्टीमेट जो सिचुएशन में आ गया था, यानी ज़्यादा लगभग सारा भारत दिल्ली के अंदर आ गया था। कैंपेन्स, ड्यूरिंग कैंपेन्स क्या करते थे? सुल्तानेट आर्मी कैप्चर्ड एलिफेंट, हॉर्सेस एंड कैरिड अवे द डिफरेंट रिसोर्सेस, ओके, प्रेशियस मेटल, ये सारे लेके आ जाते थे। ओके, इन द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक's reign, armies of Delhi's, okay, sultanate had marched across a large part of the subcontinent, okay, and rival armies says sultanate armies says cities, sultan control taxes from the peasantry and dispense justice in the in its realm। तो ये क्या करते थे, जो भी एरिया कैप्चर हो जाता था, जो एम्पायर था, ये अगर ये दिल्ली एरिया था, धीरे धीरे इस एरिया में भी अटैक करना शुरू कर दिए। ये जब कैप्चर होता था, इधर का जो एलिफेंट होता था, डिफरेंट रिसोर्सेज होता था, सारे ले जाते थे कहाँ? दिल्ली ले जाते थे, और उधर से वो उनका जस्टिस डिस्पेंस करना, इनकी जस्टिस देना शुरू कर देते थे। तो ये था उनके जो टेक्निक्स था, वो कैसे एक के बाद एक डिफरेंट एरियाज़ में एक्सपांसन के थे। हम सारे तो नहीं पढ़ेंगे, ये तो वो 300 साल का हिस्ट्री है, यानी कि 300 साल का, 320 साल का हिस्ट्री है। तो हम क्लास 7 में जितना पढ़ना चाहिए उतना ही पढ़ेंगे, ताकि थोड़ा सा आइडिया ले जाएंगे। आगे की क्लास में इसके ऊपर बहुत चर्चा होगा क्लियरली, तो देखते रहते हैं आगे। उसके बाद मैं मैप में आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये जब शुरुआत हुआ था दिल्ली सुल्तानेट, ये जब दिल्ली सुल्तानेट शुरुआत हुआ था तो वो एक दिल्ली के एरिया में कन्फाइंड था। उसके बाद इधर एक तो गैरिसन टाउन बनाया था, जैसे कि बंगाल के एरिया में एक गैरिसन टाउन बना था, इसमें सिंध में एक तो बना था। तो जैसे कि हिंटरलैंड ये कैप्चर किए थे, मैं बताया था पहले, ये हिंटरलैंड है जो इंटरनल जो एरिया है, इसको जाने के लिए एक गैरिसन टाउन से दूसरे। ये देखो, ये स्लेब डायनेस्टी के इल्तुतमिश किए थे और गयासुद्दीन बलबन किए थे। कौन किए थे? गयासुद्दीन बलबन स्लेब डायनेस्टी के थे। उसका स्थापन कौन किए थे? स्लेब डायनेस्टी के स्थापन कौन किए थे, यानी कि कौन फाउंडेशन किए थे? इट वाज कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ में आ गया? कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक डायनेस्टी के, यानी कि आपके स्लेब डायनेस्टी के हुआ करते थे। तो ये था उनके एक्सपांसन है। इसके बाद देखते हैं खालजी डायनेस्टी के टाइम। देखो, अलाउद्दीन खालजी, वो राजस्थान का एरिया, इस एरिया में महाराष्ट्र के आधा, ये सारे एरिया में उनका एक्सपांसन हुआ था। ये इतना था, ये सारा इतना फैलने लगा। तुगलक डायनेस्टी के टाइम में ये सारा एंटायर एरिया वो कैप्चर कर लिए थे। भारत के लगभग ऑलमोस्ट ऑल हिस्सा जो एरिया था वो आ गया था। सो धीरे धीरे विद टाइमिंग क्या हुआ, जो एरिया था धीरे धीरे जो एम्पायर था वीक होने लगा था। किन के टाइम में? ना, लोधी डायनेस्टी के टाइम में, ये जो कि लास्ट सुल्तानेट पीरियड, यानी कि लास्ट सुल्तान डायनेस्टी जो था, लोधी डायनेस्टी के टाइम वो छोटा हो गया था। उसके बाद ना मुगल पीपल केम इनटू द पॉलिटिकल होराइजन ऑफ इंडिया, इन द पॉलिटिकल सिनारियो ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल सिनारियो में ना कौन लोग आए थे? ना मुगल रूल आया था इन द ईयर 1526 में। ओके, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1526। ओके, तो ये था एक्सपांसन, इनकी एक्सपांसन। ये पहले कंसोलिडेशन हुआ था, धीरे धीरे एक्सपांसन हुआ था, ये एक्सपांसन हुआ था, लास्ट में ये थोड़ा सा स्क्विच हो गया। उसके बाद मुगल इन्वेजन हुआ था। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड, आई एम क्लियर नाउ। सो ये देखिए कैसे विस्तार रूप से ये एक्सटर्नल एरिया में इन्वेजन करना शुरू कर दी थी। कौन कौन? अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का पिक्चर में बताया था, वो दिल्ली से उनकी राजधानी जो है दौलताबाद वो शिफ्ट किए थे। उसमें उनके बहुत सारे नुकसान भी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे लोग रास्ते में मर गए थे। वो ये आगे हम पढ़ेंगे, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उनके।
जो अंपायर के टाइम इनके जो राजत्व के टाइम डिफरेंट जो पॉलिसीज अपनाए थे उनके बारे में जो कंपैरेटिव स्टडी के टाइम पढ़ेंगे। तो ये था एक्सपांसन की जर्नी, कैसे दिल्ली अंपायर शुरुआत हुआ था और धीरे धीरे कैसे उसका विस्तार हुआ था, उसके बारे में हम देखे। ओके, सो चलो और कुछ दूसरा चीज़ देखते हैं मस्जिद के बारे में। You know, my dear students, you all know masjid is related to the culture of the Muslim people. Okay, the religion of the Muslim people, religious center of the Muslim people क्या होता है? मस्जिद होता है, इसको मॉस्क कहा जाता है। एंड अरबिक लैंग्वेज में इसका नाम है मस्जिद, जैसे कि हिंदू लोगों का टेम्पल होता है। देखिए, ए मॉस्क कॉल्ड ए मस्जिद इन अरबिक इज अ प्लेस वेयर मुस्लिम prostrates in reverence to Allah. Okay, this is the place where the people gather together to give their devotion, to give their love to their God Allah. मुस्लिम लोग ईश्वर का नाम अल्लाह बताते हैं। क्या बोलते हैं? अल्लाह बोल के उसको संबोधित करते हैं, जैसे हम भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं। तो ऐसे ही इन लोगों का, उनके बोलने का जो है वो अल्लाह बोल के गॉड को बुलाते हैं। सो ये मस्जिद में ज़्यादातर के होता है, जैसे कि हम हिंदू लोगों का क्या होता है, टेंपल होता है। जैन लोग का जो ये होता है, यानी कि आपके सिख लोग का जैसे गुरुद्वारा होता है, जैन लोग का जैन टेंपल होता है, और डिफरेंट बुद्धिस्ट लोग का जो मोनेस्टेरी हो या उनके जो बिहार हो, इस जगह में ज़्यादातर के होता है। तो वैसे ही मुस्लिम ईस्ट उनके मस्जिद होता है। इन ए कांग्रेगेशनल मॉक्स, मस्जिद जैसे कि जामा ई मस्जिद और जामी ई कह सकते हैं। ओके, जामा मस्जिद है। मुस्लिम रीड देयर प्रेयर्स टुगेदर। क्या करते हैं, मैं पिक्चर दिखाऊंगा बाद में। इधर प्रेयर करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। प्रेयर को उनको नमाज कहा जाता है उनके अरबिक और मुस्लिम लैंग्वेज में। मेंबर्स ऑफ द कांग्रेगेशन चूज द मोस्ट रेस्पेक्टेड लॉर्नमैन एज द लीडर फॉर द रिचुअल प्रेयर्स। उनमें से जो ज़्यादा अधिकतम जो एजुकेटेड होते हैं, जो लॉर्न मैन होते हैं, उनमें से एक को इमाम बोल के वो चुनते हैं, एक लीडर चुनते हैं जो कि उनको प्रेयर करवाते हैं। एंड हु ऑल्सो डिलीवर द सरमन, वो सरमन देते हैं, यानी कि जैसे कि प्रीचिंग करते हैं ना, कुछ ज्ञान देना होता है। ओके, तो ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर में वो सरमन देते हैं, यानी कि जो ज्ञान जो बांटते हैं ना, जो एनलाइटमेंट कराने के लिए लोगों को कुछ सीख देने के लिए सरमन होता है। समझ में आ रहा है? जो प्रीचिंग करते हैं, और ये मस्जिद में होता है। ओके, उसको कुतवा कहा जाता है, उनके लीडर को इमाम कहा जाता है, इनके प्रेयर को नमाज कहा जाता है। ये सारे याद करना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, बहुत बार मैं देख चुका हूँ, ये पूछा जाता है। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। हम जैसे हिंदू लोग ज़्यादातर के ईस्ट ओर के देखते हैं, लेकिन मुस्लिम लोग क्या करते हैं, वेस्ट ओर के देख के उनके प्रेयर करते हैं, क्योंकि वो अरब में है। सब लोग यानी कि वेस्ट ओर नहीं देखते हैं, अरब जिस एरिया में है उस एरिया के लोग उस एरिया देखते हैं। ओके, दिस शुड बी अप्रोप्रिएट। ओके, ये अरब है, सपोज हम लोग का ये भारत है, ये एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। सो देखिए ना, ये जो है ये आपका भारत है सपोज, तो इस एरिया में एशिया है, राइट। इस एरिया में जो अरब है, अरब जो कंट्री है, इसमें अफ्रीका है ना, इसे अरब है। तो इस अरब जो है, साउथ अरेबिया मक्का जो होता है, इधर से इधर वेस्ट की ओर है, तो इधर के लोग वेस्ट देखते हैं। सपोज इधर के लोग हैं तो ये कहाँ देखेंगे, ईस्ट देखेंगे। तो ऐसे इनका ट्रेडिशन है, जो कि कल्चर है, इनके बारे में ये बताता है। ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का। इन इंडिया दिस इज टू द वेस्ट, दिस इज कॉल्ड किबला। तो ये किबला, ये भी याद करना है, किबला वो कहा जाता है। Delhi Sultan built several mosques in cities all over the subcontinent, and it demonstrated their claims to be the protector of Islam and Muslim. तो ये बहुत सारे मस्जिद बनाए हैं ताकि वो उनके कल्चर को बढ़ावा दे सके, उनके रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके, ये इनका कहना था। वो क्योंकि वो बाहर से आए थे, कोई अरब से आया था, कोई तुर्क से आया था, कोई अफ़गान से आया था, तो इनकी अंदर वो कम्युनिटी जो था वो क्रिएट करना उनके मकसद था, ताकि वो उनके कल्चर को स्प्रेड कर सके, इसलिए वो मस्जिद बनाए थे, उनकी कम्युनिटी क्रिएट किए। ओके, ताकि उनके कल्चर बढ़ सके, उनके रिलीजन का बढ़ावा कर सके, सो दैट दे कैन प्रमोट, प्रोपागेट एंड प्रोफेस देयर रिलीजन एंड देयर कल्चर। तो ये था उनके मस्जिद के बारे में। मस्जिद में जहाँ पूजा करते हैं, पूजा नॉट पूजा ओके, जैसे कि
कुछ प्रेयर करना होता है। ये देखिए कुछ मस्जिद है जो कि बहुत फेमस मस्जिद है, जामी मस्जिद जो कि आपकी दिल्ली में है। ओके, ये दिल्ली में है, सारे के सारे दिल्ली में है, अभी का दिल्ली में है ये जामा मस्जिद है जो। देन दे ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड कुतवा इस्लाम मस्जिद। ओके, इट वाज एट द बिगिनिंग 13th सेंचुरी में ये बना था। कुतवा इस्लाम मस्जिद एंड मीनार बाय इल्तुतमिश एंड कुतुबुद्दीन ऐबक ये बनाए थे। ये दोनों कुतुबुद्दीन ऐबक उसको शुरुआत किए थे और इल्तुतमिश इसका कंप्लीट किए थे। तो ये था जो कि दिल्ली ई कुन्हा के जगह में ये है, कुन्हा के जगह में है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद यह है मौत की मस्जिद। ये क्या है? ये मौत की मस्जिद है जो कि इब्राहिम लोदी के एक मिनिस्टर ने इसको बनाए थे। क्या है ये ना? मौत की मस्जिद, यानी कि मोती मस्जिद नाम जाते हैं, मौत की मस्जिद है ये। इसमें आप देख सकते हैं ये है आपके कौन सा है? क्वात-इल इस्लाम मस्जिद है, ये मौत की मस्जिद है। ओके, और भी बेगमपुरी मस्जिद है। ओके, ये मस्जिद है। ये है कुतुब कम्प्लेक्स में कुछ पिक्चर कलेक्ट किया था। सो एनीवे दिस वाज ऑल अबाउट द मस्जिद एंड योर गैरिशन टाउन्स। में आपको इधर भी दिखा सकता हूँ। आई हैव टेकन द बुक पेज हियर फॉर योर कन्वीनियंस। आई मस्ट शो यू, excuse me. Yes, okay. जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, राइट? ये देखिए आपका ये डिफरेंट मस्जिद है। जैसे कि ये है आपके क्वाती मस्जिद, ये है बेगमपुरी के मस्जिद के पिक्चर्स है। देन दिस इज योर अनदर है मौत की मस्जिद जो मैं पहले दिखा चुका हूँ। ओके, सो ऐसे बहुत सारे मस्जिद बनाए थे ताकि उनकी कल्चर का एक्सपांसन हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बाय फॉर नाउ। और इस क्लास को अच्छे से पढ़िएगा और देखिएगा कि इसमें क्या सारी चीज़ बताया गया है, और ध्यान से पढ़िएगा ताकि जो भी डाउट होगा आप मेरे को पूछ सकते हैं। और इन द एंड आई हैव गिवन सम क्वेश्चन दैट यू विल डू हियर एंड सेंड मी हियर ऑल्सो। आप ये सारे क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए जो कि लेक्चर्स के अंदर आपका ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुका हूँ। तो ये है 10 क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन दिया गया है। आप इधर कमेंट सेक्शन में आप लिख के मेरे को बता दीजिए। कोई भी और लेक्चर एक बार दिखना है और उसको इसका आंसर करना है। देखते हैं कितना आपका रिजल्ट आ रहा है, 10 में से कितना आ रहा है। एक बार देख के उसको तुरंत ही उसका आंसर देना है और भेजना है। ओके डियर स्टूडेंट, यू ऑल्सो सेंड मी विथ योर नेम एंड रोल नंबर हु आर माई स्टूडेंट इन केवी। ओके, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।